नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। काफ़ी दिनों बाद आपसे सीधे रूबरू होने की बात हो पाई है, मुलाकात हो पा रही है। कुछ बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से मुलाकात सीधे-सीधे नहीं हो पा रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मुलाकात हो। लेकिन आज ऐसा मौका आ गया जो बहुत महत्वपूर्ण है, देश की शक्ल को बदलने वाला, देश की राजनीति को बदलने वाला, देश की संसदीय राजनीति को बदलने वाला, देश की संसद का, देश की विधानसभाओं का चेहरा बदलने वाला दिन है। देश में नारी वंदन जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसका जो संशोधन है, उस पर चर्चा शुरू होने वाली है। यानी महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू होने वाली है और उसके साथ-साथ परिसीमन बिल पर भी चर्चा होने वाली है। 3 महत्वपूर्ण बिलों पर ये चर्चा होने वाली है और इससे पूरा देश का जो राजनीतिक नक्शा है, वो बदलने वाला है। वो बदल जाएगा, बदलने वाला नहीं है अगर यदि ये बिल पास हो गया तो। अगर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये बिल पास हो गया तो बिल पास कर दिया गया था, पहले पास हो गया था 2023 में, अब उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बात हो रही है, तो उसके लिए कुछ संशोधनों की ज़रूरत है। संविधान में 7 संशोधन किए जाएँगे, 7 बदलाव किए जाने हैं। इन 7 बदलावों के लिए संविधान में बदलाव के लिए 2 तिहाई बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को और उसके लिए लोकसभा में उनको 360 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी एनडीए के पास 293 सीटें हैं। यानी 67 सीटों की कमी है। यदि निर्दलीय और कुछ और सीटों को भी मिला लिया जाए तो कम से कम 55-60 सीटों की ज़रूरत है और वो जो विपक्ष है, वो पूरी तरह से परिसीमन बिल को लेकर विरोध में खड़ा हुआ है। ये दोनों बिल साथ-साथ है। आप कहेंगे भई महिला बिल पर तो साथ है, लेकिन महिला बिल और परिसीमन बिल साथ-साथ है और परिसीमन बिल पर पूरा विपक्ष खिलाफ खड़ा हुआ है। तो क्या सरकार इस बिल को पास करा सकती है? सरकार ने क्या सोचा है? इसके साथ-साथ एक बड़ी चर्चा हो रही है। ये बिल जो है लोकसभा में 2 तिहाई पास बिल के साथ पास होगा, एमपीज़ के साइन मेजॉरिटी के साथ पास होगा, लेकिन उससे 1 तिहाई महिलाओं की सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। आज की तारीख में इस लोकसभा में, मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जबकि ये बिल पास हो जाएगा तो 286 महिला सांसद यहाँ पर हो जाएगी। बड़ा बदलाव, 250 से ज़्यादा महिलाएँ लोकसभा में और विधानसभाओं में भी उसी तरह से 1 तिहाई महिलाएँ आ सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता है, तो फिर परेशानी क्या है? एक सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 40-50 साल से इस बिल पर चर्चा हो रही है। वैसे तो ये चर्चा संविधान की जब सभा चल रही थी, संविधान सभा चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, उस समय भी इस पर चर्चा हो रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी ज़माने में, किसी भी समय में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी वर्ग को जब तक कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से नहीं मिलता, खासतौर से 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो उसकी पॉलिटिकल से नहीं होती। पॉलिटिकल से का मतलब है उसका सत्ता में भागीदारी नहीं होती है। उसकी सत्ता में भागीदारी नहीं होने का मतलब ये है कि उसके हितों का, उसके लाभ का, उसकी चिंताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसका मतलब है कि अभी तक जो 78 है, कभी 50 है, कभी 55 है, इसका मतलब लोकसभा में ईमानदारी से महिलाओं के हितों को ध्यान रखने वाले लोग नहीं हैं पूरी तरह से। तो ये फिर हो जाना चाहिए। फिर क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विपक्षी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस बिल को पहले तो 2023 से पास करवा लिया और अब इसमें संशोधन के लिए लेकर आई है। तो क्या सरकार ने बात कर ली है विपक्षी दलों से? सरकार ने विपक्षी दलों से बात करने की कोशिश की। क्या सब लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म पर हैं? परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। दक्षिणी जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, उन्होंने एक दक्षिण ब्लॉक बना लिया है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने कहा ये द्रविडियन पहचान का मसला है। उन्होंने कहा कि एक सरकार जो है हमें भरोसे में नहीं ले रही। सरकार भरोसे में नहीं ले रही और देश जो है सिर्फ अर्थमेटिक से नहीं चलता, ट्रस्ट से चलता है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से 120 हो जाएँगी और तमिलनाडु की सीटें उस लिहाज से उतनी नहीं बढ़ेंगी, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सब राज्यों की 50% सीटें बढ़ने वाली हैं, लेकिन वो 50% का अंतर दूसरे राज्यों में बड़ा कर देगा। इसको यदि अंदाजन के तौर पर भी देखें, तो जो 25% 24.7% रिप्रेजेंटेशन है इस समय दक्षिणी जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनका लोकसभा में, वो घटकर 20% हो जाएगा। मतलब मानकर चलिए 5% रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा।
बड़ा है। पहले ही उनकी चिंता थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये होता है कि जब सरकार बन रही हो दिल्ली में, तो दक्षिण भारत की आवाज़ पूरी तरह से नहीं सुनी जा सकती। और इसीलिए ध्यान रखिए, एक और कारण है, इसलिए है कि नहीं है, लेकिन अभी तक केवल 2 प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब और नरसिम्हा राव साहब दक्षिण भारत से बने हैं और उसके भी कारण अलग हैं। वो जो सब कुछ हुआ, वो राजनीति के दूसरे कारणों की वजह से बन पाए, वरना ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर भारत से बने और उसमें भी उत्तर प्रदेश से बने। जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, चौधरी चरण सिंह हों, राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, वीपी सिंह हों, ये सब लोग उत्तर प्रदेश से आए और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो गुजरात से थे, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बनारस से है, उत्तर प्रदेश से है, वाराणसी से है, काशी से है। तो क्या ये झगड़ा सिर्फ महिला आरक्षण बिल का है? क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दल उसके खिलाफ खड़े हुए हैं? या फिर कुछ और मसला है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व का, डिलिमिटेशन का? और सरकार ये बिल इस वक्त क्यों लाई? बहुत सारे मित्र मेरे सवाल पूछ रहे हैं कि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं। मान लिया सरकार की बात कि 2029 में इसे लागू करना चाहती है, तो 15 दिन में कौन सा फर्क पड़ रहा है सारे सिस्टम में? 2029 के चुनावों में लागू करना है तो 4 मई को जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद ये स्पेशल सेशन बुला लिया जाता। ये सेशन कंटिन्यूटी में तो डिस्कशन नहीं हो रहा, तो स्पेशल सेशन बुलाना है तो 4 मई की बुला लिया जाता। ये सवाल बहुत सारे लोग खड़े कर रहे हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी खड़ा किया, भाई जब 40 साल से ये मसला हल नहीं हुआ, तो 18 घंटे की जिसे आप मैराथन मंथन कह रहे हैं, मैराथन, क्या उसमें ये मसला सुलझ जाएगा? जो 7 संविधान संशोधन होने, क्या वो इतना आसान काम है कि 18 घंटे की लोकसभा की बहस में उसे पारित करवा लिया जाएगा, उस पे कन्विंस कर लिया जाएगा? फिर सवाल है कि 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय डीलिमिटेशन को 25 साल के लिए टाल दिया गया था 2026 तक के लिए। तो जो कारण 2001 में थे जिनकी वजह से डीलिमिटेशन को टाला गया था, क्या उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? क्या उन सारे सवालों के हल हो गए हैं? क्या जो दक्षिण भारत की चिंता थी उस वक्त भी, उन चिंताओं को खत्म किया गया है? क्या दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व पर कोई बात की गई है? क्या उन लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि उनका नुकसान नहीं होगा? बहुत सारे मित्रों ने कहा कि इन सारे सवालों का जवाब ना में है। तो जब 2001 के सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं, उनसे संतुष्ट नहीं किया गया है, तो क्या ये बहस आगे बढ़ सकती है? फिर सवाल ये भी हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे वाकई पास कराना चाहती है? अगर वाकई पास नहीं कराना चाहती तो क्यों लेकर आती बिल? उसने कहा कि भाई वो तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में इस पूरी चर्चा से तमिलनाडु में स्टालिन को मजबूती मिल गई है। वो अब द्रविडियन राजनीति के नाम पर जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर कम हो जाएगा और तमिलनाडु का चुनाव हो सकता है कि स्टालिन पूरी तरह से जीत जाए। और ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल में बंगाली अस्मिता को लेकर और बड़े तौर पर आ गई हैं कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति, बंगाली पार्टी, उन सब के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। संजय राउत साहब हैं शिवसेना के सांसद, उन्होंने तो कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, देश का नक्शा बदल सकता है। हालांकि मैं इस तरह के एंटी नेशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करता और सब लोगों को मिलकर समझदारी से देश को भड़काने बरगलाने वाले बयानों से बचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या सब मिलकर इस पर एक साथ बैठ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं? क्या ये चर्चा हो रही है? क्या विपक्षी दलों को भरोसे में लिया गया है सरकार ने? विपक्षी दलों ने अलग से अपनी बैठक की है और उसमें साफ साफ कर दिया कि वो डिलिमिटेशन के बिल का विरोध करेंगे। तो 60 एमपी सरकार कहाँ से लेकर आएगी? तो क्या ये भी माना जा सकता है कि सरकार केवल एक पॉलिटिकल मूव की तरह से आगे बढ़ना चाहती है और उसको लगता है कि उसके हाथ में हर तरह से लड्डू है? अगर बिल पास हो गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, अगर बिल पास नहीं हुआ तो उसके पास होगा कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं करने दिया। तो क्या बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है महिला बिल को लेकर? मसला बीजेपी के हाथ में लड्डू होने का, विपक्ष के विरोध का नहीं है। देश के पूरे राजनीतिक नक्शे को बदलने का जो इतना गंभीर प्रयास है, उसको क्या गंभीरता से ले रही है संसद? और सरकार और विपक्ष को भी आगे बढ़कर सरकार के साथ काम करना चाहिए कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर चर्चा हो रही है। देश में अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो स्टडीज कहती है कि हमारी जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी,
करप्शन को लेकर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कहा जाता है। अपराध को लेकर भी कहा जाता है कि अगर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है, तो भ्रष्टाचार कम होता है और अपराध कम होते हैं। और दूसरा, एक बड़ी आबादी, आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन से पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। तो अगर आप देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो राजनीतिक गुणा जोड़, बाकी लाभ, फायदा, हानि, नुकसान छोड़कर देश की चिंता कीजिए और देश के लिए एक बेहतर तस्वीर पेश कीजिए। एक बात और चलते-चलते कह देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा, भाई साहब एक बात बताइए, ये बिल 40 साल में पास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसे पास कर लिया? एक बड़ा बदलाव इस बिल में किया गया है, वो यह है कि पहले की सरकारें, जो मौजूदा लोकसभा थी 543, उसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहती थी, जो हमारे प्रिय मित्रों, पुरुष सांसदों को बर्दाश्त नहीं था। वो अपने हिस्सेदारी को खत्म नहीं करना चाहते थे। इसलिए 40 साल में ये बात आगे नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी साहब को शायद ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा 543 पुरुष सांसद हैं, वो आप अपनी सीटों को बरकरार रखें, और उन्होंने उसमें आगे करके, एडिशनल करके 1/3 सीटें जोड़ दी। यानी पुरुषों की सांसद जो है या सीटें जो है, उसको राजनीतिक खतरा नहीं हुआ है। और जो महिलाओं को 1/3 सीटें और मिल गई हैं, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। तो जब पुरुषों की सीटों का खतरा नहीं हुआ, तो फिर उन्हें महिला बिल का विरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी एक और चर्चा हो रही है ओबीसी बिल को लेकर कि इसमें एससी एसटी का तो आरक्षण किया गया है, लेकिन क्या ओबीसी का आरक्षण होगा? सरकार का कहना है कि पुरुषों के लिए भी आरक्षण नहीं है। तो एक तरफ ये भी है कि जब 7 संशोधन संविधान के किए जा रहे हैं, तो 8वां संशोधन भी कर लीजिए, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी ओबीसी का आरक्षण कर ले। खैर, ये सब चर्चा में आएगी, अभी 3 दिन इस पर बहस होनी है। हम भी देखते हैं कि आगे क्या-क्या होगा। आप भी देखिए इस हिस्सा में, इस बहस में जो संसद में हो रही है, उसमें भी हिस्सा लीजिए, अपनी राय भी ज़ाहिर कीजिए, और हमारे को यदि आप अपनी कोई राय ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो वो भी बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, आपका, हमारा, समाज का, देश का, संसद का, विधानसभाओं का, सबके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण फैसला है। इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।